हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टॉपिक होता है। अब देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम आईपी बोलते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो यहां पर मैंने एक एम कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया और यह ग्राउंड स्टेट में ही लेना होता है और इससे एम से एम प्लस बनाया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या इस प्रोसेस में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो ये एक तरह से कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी वर्ड आ रहा है तो इसकी यूनिट हम क्या बोलेंगे, तो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल या किलो कैलोरी में इसको मेजर करते हैं। तीसरा आता है इसमें एक सक्सेसिव आईपी वर्ड। सक्सेसिव आईपी का मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दैट इज अ फर्स्ट आईपी, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आईपी। इसी तरह से अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आईपी। जैसे मैंने यहां पर कोई भी न्यूट्रल एटम लिया ए, ये गैसियस एटम है, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और ए से बनाया ए प्लस, फिर वापस यहां पर ए से ए प्लस 2, फिर ए प्लस से ए प्लस 3, और हम इस प्रोसेस में एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या आईपी फर्स्ट बोलेंगे। यहां पर कौन सा हो जाएगा, आईपी सेकंड। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो इसको बोलते हैं आईपी 3, आईपी 1, आईपी 2 और आईपी 3। अब आता है कि इन तीनों में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज माना इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है और अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितने होंगे, 9। अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया हमने तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 10 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो यहां पर जाइड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जाइड इफेक्टिव इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टिपिकल होगा या उसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसके लिए हम एक ऑर्डर लेते हैं, यहां पर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आईपी के लिए। तो IP1 से ज्यादा होगा IP2 और IP2 से ज्यादा होगा IP3। और इसके लिए यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, जनरली ऑलवेज हमेशा IP3 की वैल्यू, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे IP की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आईपी। अब आईपी को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं जाइड इफेक्टिव। और जाइड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जाइड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और हमने देखा होगा इससे पहले कि पीरियड्स में जाइड इफेक्टिव कंटिन्यूस बढ़ता जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज कम होती है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा या न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टिपिकल होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे हम यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिया एल्यूमिनियम न्यूट्रल, एल्यूमिनियम प्लस 2,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आईपी यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, तो यहां पर भी जेड इफेक्टिव कंटीन्यूअस बढ़ रहा है, तो आईपी बढ़ेगा। तीसरा यहां पर हम लेते हैं जैसे Fe+2 और Fe+3, तो इसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब आता है दूसरा फैक्टर हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस को हम AR से, और आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे साइज अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। वो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हम, यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो हम अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, और साइज अगर इंक्रीज है तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। उसके बाद में तीसरा फैक्टर आता है, इसमें और भी है लेकिन बस केवल यहां पर हम यही डिस्कस करेंगे, आगे हम इसके ऑर्डर्स लेंगे। अब तीसरा फैक्टर आता है यहां पर स्टेबल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6, और तुम्हें पता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको तो हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। यहां पर स्टेबल फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है S2P6D10 और F14, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है P3D5 और F7। तो अगर यह एलिमेंट के अंदर है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी अपने से आगे वाले एलिमेंट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। केवल और केवल आगे वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा, न कि 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट को छोड़कर, ऐसा नहीं। वहां पर अगर कंटिन्यूअस अगर एलिमेंट आते हैं तो अपने से आगे वाले एलिमेंट से ही आईपी ज्यादा होता है। अगर कंटिन्यूअस नहीं आते हैं तो फिर हमें जेड इफेक्टिव वाला कंसेप्ट ही यूज करना है। तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये होता है 2p3 और ये होता है 2p4। तो ये नाइट्रोजन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह से यहां पर हम लेते हैं नियोन और फ्लोरीन, तो नियोन का होता है 2p6 और फ्लोरीन का होता है 2p5। तो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए नियोन का यहां पर भी आईपी क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो होता क्या है, तो एक तरह से जो ऑर्बिटल या सबशेल न्यूक्लियस के जितना पास होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही ज्यादा क्या होगा, टिपिकल होगा, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर। और न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, S, फिर कौन होता है P, और फिर कौन होता है D, और फिर F। तो यह ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन पावर का। अगर यहां पर इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिया बेरिलियम और बोरोन। अब मेरे को यहां पर बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन 2s में से निकलेगा और बोरोन में से इलेक्ट्रॉन 2p में से निकलेगा। तो यहां पर मेरे को ज्यादा टिपिकल किस में से होगा निकालना, S में से, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो बेरिलियम का आईपी यहां पर ज्यादा लगेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो यह भी मैग्नीशियम का ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर 3s2 और यह 3p1।
तो कुल मिलाकर इस तरह से हम यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर, तो ये 4 टोटल इफेक्ट हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करते हैं। सबसे पहला जेड इफेक्टिव, दूसरा एटॉमिक रेडियस, तीसरा स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और चौथा पेनिट्रेशन पावर। नेक्स्ट लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप और पीरियड्स में क्या ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीरियड में ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और सबसे पहले हम पीरियड में डिस्कस करते हैं इन सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड में लिथियम, यहां पर हम लेते हैं बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर लेते हैं लास्ट में नियोन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। अब देखो स्टेबल, एक तो यहां पर 2 जगह वेरिएशन आता है, कंटिन्यूअस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, लेकिन हमने 2 फैक्टर बताए थे, एक तो पेनिट्रेशन पावर जिसकी वजह से बेरिलियम का एपी बोरोन से क्या होगा, ज्यादा, बोरोन का कम होगा। दूसरा हाफ फील्ड नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, अपने से आगे वाले एलिमेंट से ही ज्यादा होता है। और यहाँ पर नियोन का एपी तो सबसे ज्यादा होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर यहां पर आता है कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद में फ्लोरीन और यह नियोन। इसी तरह थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी हम यहां पर इन थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं, जैसे सोडियम, यहां पर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद में हम कहते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहां पर आता है ऑर्गन। और इसमें भी 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और ये होता है 3p6। तो यहां पर भी वही मैग्नीशियम का आईपी ज्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा। तो हम यहां पर ऑर्डर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, फिर यह मैग्नीशियम, फिर यहां पर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और फिर लास्ट में आता है ऑर्गन। तो यह हमारा ऑर्डर होता है फर्स्ट आईपी का। अभी हम फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं, अगर हम इससे एक एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा सेकंड आईपी। और फर्स्ट आईपी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है इनर्ट गैस का, इनर्ट गैस या नोबल गैस। और अगर सेकंड आईपी की बात करें, इनर्ट गैस मैक्सिमम फर्स्ट आईपी, मैक्सिमम यहां पर इसका मैक्सिमम होता है फर्स्ट आईपी। सेकंड आईपी की बात करें तो अल्कली मेटल का होता है, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में यहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अकर कर लेते हैं। और थर्ड आईपी की अगर बात करें तो वह अल्कली अर्थ मेटल का होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आता है, ये तो हमने लिया पीरियड्स में ऑर्डर। अब हम लेते हैं ग्रुप में ऑर्डर क्या होगा। लेते हैं ऑर्डर ऑफ आईपी या आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। तो देखो एस ब्लॉक के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले एस ब्लॉक, ग्रुप में एस ब्लॉक। अब अप टू डाउन जाने पर हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और यह सीजियम और यह फ्रांशियम। अप टू डाउन जाने पर यहां पर आईपी क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, यहां पर कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज। सबसे ज्यादा लिथियम यहां पर, और यहां पर यह इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा पी ब्लॉक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक
यहां पर लेते हैं, और पी ब्लॉक में ही जो 13-14 फैमिली होती है उनमें एक्सेप्शन होता है 13, 14 और 15। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेन और यह पीबी। और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सब एंटीमनी, और यहां पर लेते हैं हम बिस्मथ। उसके बाद में आता है यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और यह PO। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और स्टीडीन। यहां पर यह आता है इस तरह से पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में यहां पर ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली में तो कोई अप टू डाउन जाते हैं, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर देखते हैं तो यह तीनों फैमिलीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोरोन फैमिली। 13 फैमिली में जो एक्सेप्शन होते हैं, देखो बोरोन में दोनों यहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तुमने नाम सुना होगा, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तीनों में लगता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज हो जाता है इक्वल। और साइज अगर इक्वल है तो इनका जेड इफेक्टिव ओवरऑल लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो अप टू डाउन जाने पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थैलियम का आईपी ज्यादा होता है इंडियम से, पीबी का आईपी ज्यादा होता है एसएन से, और यहां पर बिस्मथ का आईपी ज्यादा होता है एसबी से। अब उसके बाद इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इसमें भी क्या होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइज क्या होता है, डिक्रीज, या साइज इक्वल रहता है। और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर भी गैलियम का ज्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं, तो बोरोन से एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज हो रहा है तो आईपी डिक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आईपी इंक्रीज, वापस आईपी डिक्रीज, गैलियम से इंडियम में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आईपी क्या होगा, डिक्रीज। तो इस तरह से सबसे ज्यादा बोरोन, बोरोन के बाद में थेलियम, और थेलियम के बाद में गैलियम, और गैलियम के बाद में एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में यहाँ पर लेते हैं इंडियम। यह आईपी का ऑर्डर होता है 13 फैमिली का, और अभी तक एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला। उसके बाद में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली में भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो आईपी का ऑर्डर ये वाला। तो इस तरह से हम पी ब्लॉक सीरीज में भी, पी ब्लॉक में भी आईपी का ऑर्डर निकाल सकते हैं ग्रुप में, एस ब्लॉक में भी हम आईपी का ऑर्डर दे सकते हैं। अब आता है हमारे पास में डी और एफ। डी ब्लॉक, सबसे पहले हम लेते हैं डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो डी ब्लॉक में भी 3D से 4D में जाने पर साइज इंक्रीज होता है, और 4D से 5D में जाने पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और जहां तुम्हें पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज। तो 3D से 4D में साइज इंक्रीज होता है, साइज अगर इंक्रीज है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज यहां पर, तो वही 4D का कम होगा, फिर यहां पर आ जाता है, फिर उसके बाद में होगा 3D का, और सबसे ज्यादा आईपी होता है वो होता है 5D का। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ये तो ओवरऑल थर्ड ग्रुप को छोड़ करके। थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, यहाँ पर साइज कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, और साइज कंटिन्यूस इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूस डिक्रीज होता है। तो बस ये होता है डी ब्लॉक सीरीज में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यह आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, ये पी ब्लॉक सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, और ये एस ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो इस तरह से हम आईपी को डिफाइन कर सकते हैं।